कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का आज 17वां दिन है। हाईवे जाम करने, टोल प्लाजा फ्री करने की किसानों की चेतावनी के बीच प्रशासन और पुलिस ने भी सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए। 4 तस्वीरें आइए हम आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। पहली दिल्ली फरीदाबाद बॉर्डर से आप तस्वीर देख रहे हैं। वहां पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। साथ ही कंटीले तार और किसानों को रोकने के लिए कंटेनर भी खड़े नजर आए। जबकि हरियाणा के झज्जर बॉर्डर पर किसानों की चेतावनी का कोई असर नहीं दिखा और टोल पर आम दिनों की तरह ही वसूली होती रही। हालांकि करनाल में टोल प्लाजा पर एकजुट हुए किसानों ने टोल फ्री कर दिया और गाड़ियां बिना टोल चुकाए गुजरती हुई भी नजर आई। कुछ ऐसी ही तस्वीरें अंबाला में भी सामने आई, जहां किसानों की चेतावनी के बाद टोल फ्री कर दिया गया, लेकिन ज्यादातर जगहों पर स्थिति सामान्य दिखाई दी। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज बड़ा ऐलान किया गया था किसानों की तरफ से, ये कहते हुए कि सभी टोल प्लाजा फ्री कर दिए जाएंगे, दिल्ली को जाने वाले सभी रास्तों को जाम किया जाएगा। इसके अलावा कहा था कि जो जयपुर हाईवे है उसको बंद कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पर, हालांकि बात अगर झज्जर की जाए तो वहां पर भी स्थिति सामान्य सी दिखाई दी। फरीदाबाद में भी स्थिति सामान्य दिखाई दी। करनाल में हालांकि कुछ हलचल जरूर दिखाई दी उस वक्त जब कुछ लोग वहां पर टोल फ्री करते हुए नजर आए। प्रियंका कांडपाल गाजीपुर से इस वक्त हमारे साथ है और टीकरी बॉर्डर से अनुराग हमारे साथ हैं। प्रियंका, सबसे पहले आपके पास आते हुए क्या आंदोलन की धार जो है वो कुंद पड़ती हुई दिख रही है? कई जगह स्थिति सामान्य है। जी ये कहा जी बिल्कुल, क्योंकि जो स्थितियां हैं वो पूरी तरीके से सामान्य है। खासतौर पर अगर गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, अभी किसान नेता राकेश टिकैत से फिर बात हुई। उन्होंने कहा कि जो जयपुर से दिल्ली कूच था उसके लिए अभी समय लगेगा, क्योंकि मीटिंग हो रही है। आज किसानों को अलग अलग जगह मीटिंग के लिए बुलाया गया है। कुछ किसान जो यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ज़रा इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से आंदोलन को आगे अब ये बढ़ते हुए देख रहे हैं। कई लोग हैं यहाँ, इनसे यहाँ पर पूछ लेते हैं। अब क्या लग रहा है आंदोलन का? अभी आज 12 तारीख को आपने सब टोल का भी कहा है कि सब टोल फ्री रहेगा। आज दिल्ली की भी कूच की बात हो रही थी, तो अभी आंदोलन किस तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है? आंदोलनकारी हम तो आंदोलन करेंगे अपने अधिकारों के लिए। आंदोलन तो जारी रहेगा जब तक हमारे अधिकार हमको नहीं मिल जाते। ये जो जितना टाल लेना उतना आंदोलन बढ़ता ही जाएगा। आंदोलन चरम सीमा पहुंचेगा और उनके गले की हड्डी बंधेगा सरकार की, बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, तो अभी सरकार से तो कोई बातचीत आप लोगों की हो नहीं रही है? नहीं हो रही। तो फिर कैसे निकलेगा हल कोई? बिल्कुल मत करो। रोड जाम करेंगे, रोड जाम होगा, टोल फ्री होगा। गांव-गांव से आंदोलन की आवाज आने लगी अब। तो हम तो अपने नेता की जो बातें चल रही है ठीक है, नहीं मानते तो ये हम तो करने लग रहे। ये ट्रैली तो चल रहा गाँव में से, ये नेता यहाँ राकेश टिकैत जी आए कि टोल कर दो, वहाँ की जनता तो कर रही है और ये झूठ बोल के हमारे पर आरोप लगा रहे हैं। ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा तब तक ये बिल्कुल वापस नहीं लेते और एमएसपी पे कानून नहीं बना देते। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कैसे आगे के दिन रहेंगे? यहीं रहेंगे आप लोग? कैसे डटे रहेंगे? नहीं, अगर ऐसा ही रहा तो आगे रणनीति हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं वे तैयार करेंगे। हम उनके अनुरूप तैयार रहेंगे, उनके अनुरूप काम करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर किसानी को तो मैंने आपको तस्वीर दिखाई, एक तस्वीर में आपको यहाँ सिक्योरिटी के इंतजाम की भी दिखा रही हूँ। बैरिकेड के पास लिखा हुआ है कि यहाँ धारा 144 लागू है और यहाँ ट्रैक्टर और ट्रॉलियों की संख्या भी हर रोज बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर कितने लेवल की बैरिकेडिंग यहां पर की गई है। ये वही जगह है जहां पर 2018 में भी किसान आंदोलन हुआ था। तो ये देखिए 2-3 लेवल की बैरिकेडिंग, तो एक साथ 3 बैरिकेड से एक रो बनाई गई है। उसके बाद आपको ह्यूमन बैरिकेडिंग नजर आ रही है सुरक्षा कर्मियों के जरिए, फिर से बैरिकेडिंग है और उसके पीछे RAF के जवान है और उसके पीछे वज्र वाहन आप देख सकते हैं, तैयारियां, और उसके पीछे एम्बुलेंस भी एक नजर आ रही है। तो ये तैयारियां बॉर्डर की, खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर की आपको दिखाएं कि जिस तरीके से बात की थी सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ये इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर पर नजर आ रहे हैं, जहां एक तरफ किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सिक्योरिटी भी मुस्तैद दिख रही है। जी प्रियंका, लौट रहे हैं आपके पास। यानी संख्या किसानों की जरूर बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके का ऐलान था उस तरह की स्थिति फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। इस बीच बता दें, किसान आंदोलन के 7वें दिन सिंघू बॉर्डर पर भी सुबह से हलचल बढ़ गई। किसानों ने वहां सुबह कथा का आयोजन किया। हालांकि बारिश की वजह से किसानों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ा और सड़कों पर पानी भरने की वजह से उनकी मुश्किलें भी बढ़ गईं। आंदोलन को आज 17वां दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं सिंघू बॉर्डर पर, जहां लगातार किसान डटे हुए हैं। 17वें दिन सुबह का वक्त आपको दिखाते हैं किस तरह का माहौल है। अभी यहाँ पर आप देखेंगे कथा चल रही है, जो सिखों का एक धार्मिक कार्यक्रम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ कार्यक्रम वो चल रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली में मौसम बिगड़ा है, उसका असर
यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहा है। देखिए, अगर मैं आपको तिरपाल दिखाऊं तो तिरपाल गीली नजर आएंगी। दरअसल सुबह यहाँ पर बारिश भी हुई है। बारिश का पानी यहाँ जगह जगह यहाँ आपको जमा नजर आएगा। अगर हम आपको दिखाएं, यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो पानी है वो यहाँ पर जमा है। यहाँ लोग इस तरह से ठहरे हुए हैं। सुबह नाश्ते का भी इंतज़ाम यहाँ पर हो रहा है। अगर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ चाय बन रही है। आप देखेंगे सुबह सुबह यहाँ चाय का इंतज़ाम किया जा रहा है। ये बताइए कि बारिश आई थी सुबह? आई ही बारिश से कैसे बचे? बाहर से तंबू लगा। भीगे तो नहीं थे? नहीं, तंबू लगे यार, गिरले के थे यहाँ। सुबह बताइए कि चलिए सीधे टीकरी बॉर्डर। अनुराग ढांडा हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। किसानों का आंदोलन, अनुराग, और सरकार की कोशिशें इसलिए कि समाधान निकले, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्या अब आंदोलन की धार कुंद पड़ती हुई नजर आ रही है? क्योंकि आप भी ये कह रहे हैं कि अब एकजुटता रख पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है किसानों के लिए। देखिए, धार कुंद पड़ रही है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन आंदोलन को और मजबूत होना होगा अगर कहीं पर एक स्टेप आगे बढ़ना है किसानों को, क्योंकि ये तो डेडलॉक है। एक तरफ से सरकार ने कह दिया है कि हम तीनों कानून वापस लेने को तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं तीनों कानून वापस लिए बिना हम आगे बात नहीं करेंगे। तो इससे आगे कहीं बढ़ना होगा, या तो किसान आंदोलन इससे ज़्यादा मजबूत हो, या फिर सरकार जो आंदोलन है उसको तोड़ दे, उसको किसानों को वापस भेज दे। दोनों में से एक बात होनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे आपको तस्वीर दिखाऊं, स्टैंड स्टिल है, कुछ भी आगे बढ़ नहीं रहा है। ये आंदोलन और बड़ा होते हुए नजर आना चाहिए। अगर किसानों के लिहाज से देखें, वो नहीं हो रहा है। ये आंदोलन कमजोर होते हुए नजर आना चाहिए। कल आपने देखा कि इस प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से सवाल उठे टीकरी बॉर्डर प्लेटफॉर्म पर, कि यहाँ पर तस्वीरें ऐसे लोगों की थी जिन पर कि देशद्रोह के मुकदमे चल रहे हैं, दिल्ली राइट्स को लेकर के मुकदमे दर्ज हैं, उनकी तस्वीरें यहाँ पर थी। उसको लेकर तमाम जो बाकी किसान संगठन है वो पीछे हटते नजर आए कि ये हमारी जानकारी में नहीं है, हम इन सब तस्वीरों के साथ नहीं है, किसान आंदोलन का इनसे कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो सरकार की तरफ से अब जो लगातार कोशिशें हैं कि या तो किसान माने या फिर वो इस आंदोलन को समाप्त करें, उसको अगर किसी तरह से किसानों को रोकना है तो आंदोलन को और बड़ा करना होगा, जिसका ऐलान आज किया गया था, लेकिन वैसा अभी तक होते हुए नजर नहीं आ रहा है। उस तरीके का फैलाव आंदोलन का नजर नहीं आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं स्टैंड स्टिल है, और स्टैंड स्टिल में बहुत ज्यादा दिन तक सस्टेन करना किसी भी आंदोलन के लिए बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल होता है। लौट रहे अनुराग आपके पास, लेकिन इस बीच बता दें, न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति नहीं करने की नसीहत दी। कृषि मंत्री ने बातचीत के जरिए किसानों से समस्या का हल निकालने की भी अपील की है। किसान चाहते हैं कि उनकी समस्या का निदान हो जाए और उनकी समस्या इन कानूनों से। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये 3 कानून रद्द होने चाहिए, रद्द हुए बिना बात नहीं होगी। उन्होंने तो यहां तक धमकी दी कि वो दिल्ली को जोड़ने वाले सारे रास्तों को ब्लॉक कर देंगे, टोल प्लाजा पर कब्जा करने की बात कही। क्या आपको लगता नहीं है कि अगर ऐसा होगा तो एनआरकी पूरे सिस्टम में फैल जाएगी, खासतौर पर दिल्ली जो कि देश की राजधानी है और पॉलिटिकल पार्टीज का समर्थन है किसानों के साथ? मैं भी अभी किसान भाइयों को यह अनुरोध करना चाहता हूं कि किसी भी आंदोलन का रास्ता और परिणाम वार्ता के बिना नहीं निकलता है, और सरकार जब वार्ता करने के लिए तैयार है और आपकी वार्ता चली रही है और इस बीच में नए नए आंदोलन की घोषणा करना, इसको किसी प्रकार से उचित नहीं माना जा सकता। जहां तक राजनीतिक दलों का प्रश्न है, मैं राजनीतिक दलों को भी ये कहना चाहता हूं कि उनको किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक नहीं चलाना चाहिए। जो राजनीतिक दल समर्थन करने की बात कह रहे हैं, वो राजनीतिक दल को अपने गिरेवा में झांकने की कोशिश करनी चाहिए। कांग्रेस बड़ा राजनीतिक दल है, कांग्रेस ने उनको समर्थन भी दिया है, लेकिन कांग्रेस के नेता पहले इस बात को तो स्पष्ट करें कि जब 2019 का घोषणा पत्र उन्होंने बनाया था तो इन्हीं कानूनों को बनाने की और बदलने की बात कही थी। तो क्या वो अपने घोषणा पत्र से मुकर रहे हैं? या पहले घोषणा पत्र जब उन्होंने घोषित किया तो उस समय वो किसानों को गुमराह कर रहे थे कि आज वो देश भर के किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? चलिए
एकदम सिंगू बॉर्डर रुक कर लेते हैं, जो कि आंदोलन का केंद्र भी है। लगातार वहां पे बैठकें भी चलती रहती हैं। जावेद हमारे सहयोगी वहां से हमारे साथ बने हुए हैं। जावेद, वहां आप किसानों के बीच भी हैं, कुछ हलचलें भी आपने अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखाई, लेकिन क्या वजह है कि ना तो आंदोलन आगे बढ़ पा रहा है और ना ही पीछे हट पा रहा है? क्योंकि ऐलान के बाद जिस तरीके का स्वरूप दिखना चाहिए था, जिस तरीके का दावा था, वो तो आज नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए, सिंगू बॉर्डर पर जिस तरह से आंदोलन किसानों का चल रहा था उसी के साथ चल रहा है। यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं, लेकिन जो नए स्पॉट जुड़ने चाहिए थे, जैसा आज ऐलान किया था किसानों ने, वैसी तस्वीरें नज़र नहीं आ रही। लेकिन यहाँ पर किसान ज़रूर मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बताइए कि अब जब बातचीत भी सरकार से बंद हो गई है, यहाँ और दूसरी जगहों पर जैसा प्रोटेस्ट चल रहा है उसी गति से चल रहा है, अब आगे का रास्ता क्या है? क्या इसी तरह से चलता रहेगा? बातचीत तो फिलहाल नहीं। देखिए, जो हमारे आगू साहबान हैं, जो 35-40 सारे ऑल इंडिया के, वो बहुत सिंसियर हैं, बहुत लायक आगू हैं। वो जो करेंगे उनका हुक्म हमको मानना पड़ेगा। हम तो पूरे पंजाब में आज रोष मुजाहरे हो रहे हैं, हरियाणा में हो रहे हैं। 14 तारीख को, लेकिन उन्होंने, जो आपके लीडर्स हैं, उन्होंने तो बातचीत अब बंद कर दी है, सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, और जो आज ऐलान किया किसान आएंगे, अब उसको भी कह रहे हैं कि कल होगा। प्रोटेस्ट साइट है वो नहीं जल रही है। आगे कोई रास्ता आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल होगा, आपके सामने ही है। हाँ, ये जो इधर बैठे हैं, हाँ, ये ऐसे नहीं जाएंगे। अच्छा, कुछ लेके जाएंगे। आपको लगता है यहाँ बैठे रहने से सरकार को बिल्कुल हिलेगी? अच्छा, बिल्कुल हिलेगी। कैसे हिली हुई है? हिली हुई है, अभी भी बहुत हिली हुई है। हाँ, इसीलिए वो अभी बात है, हमारे प्रधान जो करेंगे नहीं, सरकार हिली हुई है। वो ये कह रही कानून तो वापस नहीं होगा, साफ तौर पर सरकार ने बोल दिया। कानून वापस होगा जी। क्यों नहीं होगा? जेकर हमारा एकता है, साडा एकता हैगा, तो कानून पक्का वापस होगा। कानून हर हाल में वापस होगा। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें भी आ रही हैं, कल टिकट, ठीक है जावेद, आपके पास लौट रहे हैं, लेकिन उस दावे का क्या हुआ? उस दावे का क्या हुआ जो स्वरूप बड़ा करने की आंदोलन की बात किसानों की तरफ से कही जा रही थी, उस पर आप बातचीट कीजिएगा। लेकिन इस बीच ये भी बता दें कि दिल्ली और हिसार को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 9 पर सुबह से ही किसान टोल प्लाजा पर एकजुट हो गए। इन लोगों ने मैयड़ टोल प्लाजा को फ्री करवा दिया, जिसके बाद वहां से गाड़ियां बिना टोल दिए आगे बढ़ती नजर आई। टोल प्लाजा पर एकजुट किसानों ने किसान आंदोलन के समर्थन में नारेबाजी भी की। तो हरियाणा के हिसार की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। प्रियंका, आपके पास लौटते हुए, आप हिसार में तस्वीरें हालांकि दिखाई दी कि वहां पर कुछ किसान पहुंचे और टोल को फ्री करवा दिया गया, लेकिन फिर सवाल वही बना हुआ है। आप भी जानने की कोशिश कीजिए कि जिस तरीके की तस्वीर दिखनी चाहिए थी वो क्यों नहीं दिखाई दी? आखिर कमी कहां रह गई? कुछ किसान एक्टिव हैं, लेकिन कई जगहों पर उस तरीके का रिस्पॉन्स नहीं मिला। जी बिल्कुल, एक दो किसान यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। आज 12 तारीख है, आज कहा था कि टोल सब फ्री करवा देंगे, कूच होगा दिल्ली की तरफ, तो जो ज़्यादा तस्वीरें जो हैं वो सपोर्ट की आ नहीं रही है। तो ये क्या, ऐसा तो नहीं है कि किसान अभी समर्थन नहीं दे रहा है हरियाणा और खासतौर पर राजस्थान हरियाणा के? किसान खूब समर्थन दे रहा है, ऐसी कुछ बात नहीं है। हाँ। पर यार सरकार जो है यार सही दिखवा नहीं रही। 130 करोड़ भारत की जनसंख्या है, 2 ही आदमी ईमानदार है, इसमें 2 ही देशभक्त है और बाकी सब वैसे ही है। तो आपको लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में और संख्या जुड़ेगी अलग अलग राज्यों से भी? ज्यादा इतनी सरकार को अंदाजा नहीं है किसानों की ताकत का। जो देश की रीढ़ है वो किसानी तो है। अच्छा। लेकिन ये सरकार समझ नहीं पा रही है। अच्छा, आज जयपुर के रास्ते दिल्ली को आना था, लेकिन अभी उसको पोस्टपोन कर दिया गया है। जो हरियाणा और जो राजस्थान के किसान हैं, उनका समर्थन आप लोगों को मिल रहा है? आपको लगता है कि वो लोग भी आपको ज्वाइन करेंगे? मैडम, सारे राज्य के किसान जो आ चुके हैं और जो नहीं आए थे वो भी आ रहे हैं। हाँ। और ये किसानों का जो आंदोलन है बहुत रंग लाएगा। अभी कुछ नहीं, अभी तो धीरे धीरे स्टार्ट हुआ है। कल देखो योगी जी ने कहा था किसानों के बारे में कि अपनी फसल कहीं पर ही बेच सकते हैं। मैंने उनसे ये पूछा, मन में मैंने पूछा। ठीक है प्रियंका, लौट रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को ही सुन लेते हैं उन्होंने क्या कहा, क्योंकि न्यूज़ 18 के साथ उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया। न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आपको लग रहा है योगी जी कि क्या इसमें कोई साजिश हो रही है? जैसे शर्जील इमाम उमर खालिद के पोस्टर लहराए गए हैं, इसमें एक बड़ी साजिश हो रही है, क्योंकि इससे पहले हमने खालिस्तान का एंगल भी जुड़ते हुए देखा था। इन चेहरों का किसान आंदोलन से मतलब क्या है? आखिर ये लोग
कब किसान के हितैषी रहे हैं, कब हिंदुस्तान के हितैषी रहे हैं? इस देश का किसान हिंदुस्तान और भारत की इस समृद्धि का पर्याय है। वो हमारा अन्नदाता है। भारत को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाने में भारत के अन्नदाता किसानों का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए अन्नदाता किसान के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव इस देश ने सदैव व्यक्त किया है। जी, हमने देश की सीमाओं में रक्षा करने वाले जवानों के प्रति भी और देश के किसान जो इस देश के प्रत्येक नागरिक का भरपेट अन्न उपलब्ध कराने में जिन्होंने अपना खून पसीना लगाया है, उनके प्रति पूरी श्रद्धा और सम्मान का भाव भारत की जनता ने सदैव व्यक्त किया है। जी, भारतीय जनता पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी शासित सरकारों ने, केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, सदैव इस सम्मान का भाव किया है। इसलिए किसानों की आर्थिक समृद्धि के साथ जोड़ने के लिए भी जो योजना चलाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ उसे जोड़ा गया। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों की आर्थिक बेहतरी के लिए उठाया गया प्रधानमंत्री मोदी जी का एक महत्वपूर्ण कदम था। लेकिन उस श्रद्धा और सम्मान को आहत करने का कार्य कर रहे हैं जब यहां पे उमर खालिद और शर्जिल इमाम या फिर उन नक्सलाइट को जो भारत की इंटीग्रिटी पर, भारत की सुरक्षा पर, भारत की प्रभुता पर प्रहार करते हैं, जब उन लोगों को वहां पर सम्मानित करने का और उनकी वकालत की जा रही हो, स्पष्ट कहा जा सकता है कि आंदोलन पूरी तरह भटकाव की ओर जा चुका है। और ये किसान तो केवल मुखौटा हो गया है, असली निशाना तो क्या नेशनल इंटीग्रिटी को ठेस पहुंचाना है। योगी जी, क्या आपको लगता है कि मुझे लगता है जिस तरह कोई से भारत भक्त, कोई भी भारत का नागरिक, भारत का कोई जवान, भारत का कोई किसान, भारत का कोई युवा, भारत की कोई महिला, भारत का कोई भी नागरिक योगी जी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। तो योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जिस आंदोलन को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अनुराग, आपके पास आते हुए, क्योंकि आप जहां पर मौजूद है वहां पर कुछ कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के मंच से कई ऐसे लोगों के पोस्टर नजर आए थे जो विवादित हैं, जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। ये आपने ये भी कहा कि योगेंद्र यादव की तरफ से कहा गया है कि आज नहीं होगा, तो क्या अब पूरे आंदोलन को योगेंद्र यादव लीड करते हुए नजर आ रहे हैं? अनुराग, अनुराग तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हमारे दो सहयोगी भी हमारे साथ हैं, जावेद हमारे साथ है, प्रियंका हमारे साथ है। प्रियंका, देखिए आंदोलन बड़ा है, हम लौट रहे हैं प्रियंका आपके पास, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि टोल फ्री करने के किसानों के ऐलान के बाद हरियाणा के झज्जर में प्रशासन और पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। कुंडली, मानेसर, पलवल एक्सप्रेस वे पर भारी पुलिस बल दिखाई दिया और टोल प्लाजा पर आम दिनों की तरह ही टोल की वसूली होती रही। इस समय हम खड़े हैं रोहद टोल प्लाजा, जो रोहतक झज्जर जिले के बॉर्डर पर है और नेशनल हाईवे नंबर 9 पर है। ये हाईवे दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। तो ये अगर हम देखें तो जो किसान यूनियन के माध्यम से आज टोल फ्री करने का जो ऐलान किया गया था, वो इस रोहद टोल प्लाजा पर उसका असर नहीं दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर ये टोल सुचारू रूप से काम कर रहा है। अगर स्थिति को देखें तो ये देखिए, टोल बिल्कुल सुचारू रूप से काम कर रहा है, बाकायदा गाड़ियों से टोल वसूला जा रहा है। और यहाँ की स्थिति देखें तो जिस तरीके से यहाँ पर फ़िलहाल की स्थिति यही है कि इस टोल पर किसी प्रकार का कोई इस बंद का असर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि अगर हम देखें तो किसान यूनियन के जो ट्रैक्टर हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं, हालांकि वो बिना टोल दिए ही जा रहे हैं। और यहाँ अगर हालात देखें तो ये जो देखिए, ये बिल्कुल टोल जो वसूला जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल टोल वसूलने के बाद ही गाड़ियों को आगे जाने दिया जा रहा है। तो लगातार हम अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पल पल की हलचल आपको दिखा रहे हैं। अनुराग, आपके पास आते हुए आपने बताया कि योगेंद्र यादव ने कहा कि जो कोशिशें आज होनी थी आंदोलन को बड़ा करने की, वो अब पोस्टपोन कर दी गई हैं। राकेश टिकैत ने भी कहा कि योगेंद्र यादव के नेतृत्व में हम आगे बढ़ेंगे। तो क्या अब ये मान लिया जाए कि जो पूरा आंदोलन है वो योगेंद्र यादव के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा?
देखिए नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि पंजाब की जो जत्थेबंदियां हैं वो योगेंद्र यादव को लीडर के तौर पर देखते हैं, लेकिन इतना ज़रूर तय हुआ क्योंकि ऑल इंडिया मीटिंग में योगेंद्र यादव भी मौजूद रहते हैं, तो इस बार ये जिम्मा राजस्थान और हरियाणा के किसानों को, मेवात के जो किसान हैं उनका जो जिम्मा है उनको कोऑर्डिनेट करने का, वो योगेंद्र यादव को दिया गया। पहले ये कहा गया था कि पंजाब की जत्थेबंदियां भी मदद करेंगी जयपुर हाईवे को क्लोज करने में, जयपुर हाईवे को बंद करने में, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि हरियाणा और राजस्थान के किसान अपनी ताकत दिखाएं और योगेंद्र यादव उनसे कोऑर्डिनेट करके उस रास्ते को बंद करके दिखाएं। तो अभी फिलहाल योगेंद्र यादव कोऑर्डिनेट कर रहे हैं राजस्थान और हरियाणा के किसानों के साथ, जो कि आज कुछ हद तक कामयाब नहीं हो पाया क्योंकि आज का ऐलान था कि उस रास्ते को बंद कर देंगे। अब हमें पोस्टपोन करने की जानकारी मिली है, तो कहीं ना कहीं बातचीत में कुछ डिले है, तैयारियों में कुछ डिले है। इसी वजह से आज जो तय कार्यक्रम था, किसानों का जो ऐलान था, वो नहीं हो पाया। तो इसी बात को लेकर के आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उस साइड में कमजोरी नजर आ रही है कि राजस्थान और हरियाणा के किसान क्या उस तरीके से समर्थन नहीं दे रहे हैं किसान आंदोलन को, जैसा कि उम्मीद कर रहे थे किसान नेता। ये सवाल खड़ा है और इस सवाल का जवाब तब तक नहीं मिलेगा जब तक या तो योगेंद्र यादव आधिकारिक तौर पर यह ना बताएं कि वो रास्ता बंद करने की स्थिति में है या नहीं है, या फिर वहां के किसान या पुलिस वहां पर कोई एक्शन इस तरीके का हमें नजर ना आए। मैं यहाँ टीकरी बॉर्डर पर जरूर एक तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर लगभग सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त रिलैक्स्ड हैं, क्योंकि जो बैरिकेटिंग की स्थिति है उसमें कोई मूवमेंट नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक टेबल रखा हुआ है और उस पर ड्रोन यहाँ पर रखा हुआ है, जिसको कि हर आधे घंटे में एक बार यहाँ से ये ड्रोन उड़ान भरता है और पूरे आंदोलन में जहाँ तक भी ये आगे तक गाड़ियाँ हैं वहाँ उनके ऊपर से इस ड्रोन को चलाया जाता है, ये देखने के लिए कि क्या स्ट्रेंथ में बढ़ोतरी हुई है, कोई कमी हुई है, नए लोग आकर जुड़े हैं, या फिर जिस तरीके की इंटेलिजेंस की इनपुट है कि कोई गलत तत्व आंदोलन में ना आ जाए, इस तरीके के पोस्टर्स यहाँ पर ना हो, इस तरीके की कोई नारे यहाँ पर ना हो, उन पर नज़र रखने के लिए इस ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। पुलिस फिजिकली अभी फ़िलहाल जो आंदोलनकारी उनके बीच में नहीं जाती है, लेकिन इस ड्रोन के इस्तेमाल के ज़रिए वो तमाम तस्वीरों को यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है, जो आंदोलन में मंच पर चल रहा है, जो आंदोलन में पोस्टर्स दिखाए जा रहे हैं, तस्वीरें दिखाए जा रहे हैं, उन सब पर यहाँ से लगातार नजर रखी जा रही है। बिल्कुल, और इन तस्वीरों के साथ फिर सवाल ये भी कि क्या सरकार की तैयारियों की, प्रशासन की तैयारियों के बीच किसानों की तैयारियां कम है? क्या सरकारी तैयारी भारी पड़ गई है उन पर? सवाल ये भी, क्या नेतृत्व की कमी है? सवाल ये भी कि क्या समर्थन नहीं मिल पा रहा जिस तरीके की समर्थन की उम्मीद थी? लौटेंगे अनुराग आपके पास। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान आंदोलन में देश विरोधी लोगों के शामिल होने के आरोपों पर सुरक्षा एजेंसियों से उन्हें पकड़ने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। राकेश जी, आज 12 तारीख जिसको लेकर आप लोगों ने क्लेम्स किए, अब ये बताइए क्या क्या प्लान के हिसाब से हो रहा है और क्या क्या चेंजेस हो गए हैं? चेंजिंग कहाँ हो रही है, तो सब चलता रहेगा क्योंकि 26 जनवरी में बहुत टाइम है। 26 से 26 ये जुड़ेगा, होगा 26 तारीख को हो जाएगा हिसाब। नहीं, मैं जानना चाहती 12 तारीख के प्लान में क्या क्या बदलाव हो गए? ये जयपुर से दिल्ली, जयपुर वाला ये है कि इस पे अभी मीटिंगें चल रही है, हमारी जयपुर में चल रही मीटिंग। राजस्थान के जो गांव है वहाँ पे बावल है, उसमें मीटिंग 14 तारीख की है। तो ये अलग अलग मीटिंगें हैं सब। थोड़ी जल्दबाजी कर दी 12 तारीख देने में। हाँ, उसमें ये है कि सब लोग जब ज्वाइंट हो जाएंगे तो एक वहाँ पे बड़ा प्रोग्राम वहाँ पे होगा, क्योंकि वो बड़ा हुआ है। तो अभी कल होगा या बाद में इसकी तारीख निकलेगी जो दिल्ली कूच? योगेंद्र जी से बात कर लेंगे, जो और लोग हैं उनसे भी बात कर लेंगे और इसकी एक तारीख, फिर निश्चित तारीख इसकी करेंगे। अच्छा, आप लोगों की कल भी किसान नेताओं की मीटिंग हुई, कुछ ठोस निकला मीटिंग के साथ आगे की रणनीति को लेकर या सरकार से बातचीत को लेकर? एक तो ये निकला कि शांतिपूर्ण तरीके से बातचीत हो और अपने इस मूवमेंट को पीसफुली कैसे रखा जाए। तो ये आपस में बैठ के बातचीत करते रहते हैं, हम यहाँ पे भी करते हैं बात, वहाँ पे लोग हैं वहाँ पे भी सब लोग यही करते हैं, क्योंकि बड़ा मूवमेंट है और ये फैल रहा है दिल्ली के चारों तरफ ये मूवमेंट आ गया। तो इसमें गलत तरीके के लोग ना इसमें जाए, और जो सेंट्रल इंटेलिजेंस हमारी है, हमारी IAB है, ये है, तो उनसे भी हमारा ये है कि वे भी इस पे वॉच करें और निगाह रखें, और कोई चीज़ है तो हमको जरूर बताएं। तो 40 रिप्रेजेंटेटिव हैं, अलग अलग बैठक होती है। राकेश टिकैत की बातों से भी ऐसा लग रहा है कि बात करेंगे नेताओं से, यानी कुछ ठोस एकदम से सामने नहीं आ पाता है। प्रियंका, आपके पास लौटते हो, हालांकि अभी आसपास आपके किसान दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि इतना बड़ा आंदोलन जिसमें किसानों की हर मांग से जुड़ा संशोधन मांगने के लिए सरकार तैयार होती है, अब इस पूरे आंदोलन को विपक्ष का भी सपोर्ट मिल रहा है। इस बड़े आंदोलन के बीच से अगर लीडर्स की तरफ से कोई दावा किया जाता है तो जाहिर है उसका महत्व भी बहुत बड़ा है, लेकिन वो महत्व जमीन पर दिखाई नहीं देता है।
उसकी वजह आपको क्या दिखाई देती है? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कहना, जैसे कि राकेश टिकैत से भी सवाल पूछा था कि क्या जल्दबाजी हो गई 12 तारीख के ऐलान को, तो उन्होंने भी दबे स्वर में ये माना कि अभी मीटिंग्स का दौर चल रहा था और ऐसे में ये कह देना कि दिल्ली कूच हो तो शायद वो इनके लिए वर्क नहीं किया है। ऊपर फिलहाल हम एलिवेटेड जो रोड है NH9 की, वहाँ पर मौजूद है। मैं तस्वीर आपको ये दिखा रही हूँ कि यहाँ जिस तरीके से कल शक्ति प्रदर्शन किया गया था किसानों के जरिए, वही तस्वीर आज भी दोहराई जा सकती है। तमाम किसानों को नीचे से ऊपर बुला लिया गया है इस पूरी एलिवेटेड रोड में। ये पूरी सड़क जो गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आती है किसान आंदोलन के चलते ब्लॉक है। इन लोगों को भी यहाँ पर आए हुए 14 दिन हो गए हैं। बाकी किसानों से ये 3 दिन बाद आए थे, 14 दिन इन किसानों को भी इस पूरे रोड को ब्लॉक किए हुए हो गए हैं। अब इनका कहना है कि यहाँ से एक बार फिर कल की तरह दिल्ली की तरफ कूच करने की तैयारी रहेगी और इसीलिए सभी को ऊपर बुलाया गया है। साथ ही अगर आंदोलन की बात करें तो बिल्कुल साफ किया है किसान नेताओं ने कि जब वो दिल्ली के दरवाजे पर आ गए हैं, दिल्ली के बॉर्डर पर आ गए हैं, तो 3 अध्यादेशों को वापस लेने के अलावा उनकी कोई और मांग नहीं है और वो किसी भी तरीके के संशोधन के साथ समझौता नहीं करेंगे। और यही राकेश टिकैत ने भी आज यहाँ के मंच से दोहराया। जी गायत्री। जी, लेकिन फिर सवाल वही कि क्या इस तरीके से समाधान निकलेगा? इस बीच ये भी बता दें कि न्यूज़ 18 के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विदेशों से फंडिंग हासिल करने वाले कुछ संगठन किसानों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के विरोधी हैं, वो लोग जो देश की आइडियोलॉजी के विरोधी हैं, वो इस आंदोलन को टेक ओवर कर रहे हैं और इसीलिए ये समाधान पे नहीं आ पा रहा, इसीलिए वो समाधान चाहते ही नहीं है। जब सरकार 10 बारी बात कर चुकी है, आज मैंने जो केंद्रीय कृषि मंत्री है उनसे भी इस संवाद किया, उन्होंने बोला हमने सारे प्रस्ताव दे दिए, लेकिन वो कोई प्रस्ताव मानने को जब तैयार ही नहीं है तो इसका मतलब है वो सोल्यूशन ही नहीं चाह रहे किसी बात का, और ये लोग उनके पीछे हैं। देखिए, हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में रह रहे हैं जी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है संवाद। अगर संवाद बाधित होगा तो स्वाभाविक रूप से जो लोग बाधित कर रहे हैं, इसका मतलब उनका लोकतांत्रिक मूल्यों और आदर्शों पर विश्वास नहीं। और दुर्भाग्य से आपने देखा होगा इस पूरे आंदोलन में नित नई शर्तें जोड़ी जा रही हैं और अब किसानों की बातों को दूर कर दिया गया। अब इसमें उन लोगों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है, उन लोगों को रिहा करने की बात हो रही है जो लोग देशद्रोही मामलों में, भारत की एकता और अखंडता को ठेस पहुंचाने के मामले में उस टुकड़े टुकड़े गैंग की पैरवी करता हुआ यह आंदोलन दिखाई दे रहा है जो भारत की संप्रभुता के साथ सदैव खिलवाड़ करने का आदी रहा है। और ये लोग और इनका वास्तविक चेहरा उजागर हो चुका है। भारत के उद्योग जगत के साथी, देवी और सज्जनों, हम लोगों ने 2020 के मैच में तेजी के साथ बहुत कुछ बदलते देखा है, लेकिन 2020 के इस साल ने सभी को मात दे दी है। इतने उतार चढ़ाव से देश गुजरा है, पूरी दुनिया गुजरी है कि कुछ वर्षों बाद जब हम कोरोना काल को याद करेंगे तो शायद यकीन ही नहीं आएगा। लेकिन इससे भी सबसे अच्छी बात रही है, जितनी तेजी से हालत बिगड़े उतनी ही तेजी के साथ सुधर भी रहे हैं। फरवरी मार्च में जब पैंडेमिक का ये दौर शुरू हुआ था तो हम एक अननोन दुश्मन से लड़ रहे थे, बहुत सी अनिश्चितताएं थी। प्रोडक्शन हो, लॉजिस्टिक्स हो, इकोनॉमी का रिवाइवल हो, अनगिनत विषय थे।
और सवाल यही था, कब तक ऐसा चलेगा? हर एक के मन में यही सवाल था, कैसे सब ठीक होगा? इन्हीं सवालों, चुनौतियों, चिंताओं, उससे दुनिया का हर मानव उसी में फंसा पड़ा था। लेकिन आज दिसंबर आते आते स्थिति बहुत बदली हुई नजर आ रही है। हमारे पास जवाब भी है और रोड मैप भी है। आज जो इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं, हौसला बढ़ाने वाले हैं। संकट के समय देश ने जो सीखा है उसने भविष्य के संकल्पों को और दृढ़ किया है। और निश्चित तौर पर इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के एंटरप्रेन्योर्स को जाता है, भारत की युवा पीढ़ी को जाता है, भारत के किसानों को जाता है, आप सभी उद्यमियों को, सभी देशवासियों को जाता है। साथियों, हमेशा से ग्लोबल पैंडेमिक के साथ एक इतिहास, एक सबक जुड़ा रहा है। जो देश ऐसी महामारी के समय अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बचा ले जाता है, उस देश की बाकी सारी व्यवस्थाएं उतनी ही तेजी के साथ रिबाउंड करने की ताकत रखती है। इस महामारी के समय भारत ने अपने नागरिकों के जीवन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया और आज इसका नतीजा देश भी देख रहा है, दुनिया भी देख रही है। भारत ने जिस तरह बीते कुछ महीनों में एकजुट होकर काम किया है, नीतियां बनाई हैं, निर्णय लिए हैं, स्थितियों को संभाला है, उसने पूरी दुनिया को चकित करके रख दिया है। बीते 6 वर्षों में दुनिया का जो विश्वास भारत पर बना था, वो बीते महीनों में और मजबूत हुआ है। एफडीआई हो या एफपीआई, विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट भारत में किया है और निरंतर कर रहे हैं। साथियों, आज देश का प्रत्येक नागरिक आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। लोकल के लिए वोकल होकर काम कर रहा है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि देश को अपने प्राइवेट सेक्टर के सामर्थ्य पर कितना विश्वास है। भारत का प्राइवेट सेक्टर न सिर्फ हमारी डोमेस्टिक नीड्स को पूरा कर सकता है, लेकिन ग्लोबली भी अपनी पहचान उसको और मजबूती से स्थापित कर सकता है। साथियों, आत्मनिर्भर भारत अभियान भारत में क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने और भारतीय इंडस्ट्री को और ज्यादा कॉम्पिटिटिव बनाने का भी माध्यम है। और 2014 में पहली बार जब लाल किले से मुझे बोलने का मौका मिला था, तब मैंने एक बात कही थी कि हमारा लक्ष्य रहना चाहिए जीरो डिफेक्ट, जीरो इफेक्ट। साथियों, अनुभव रहा है
कि पहले के समय की नीतियों ने कई क्षेत्रों में इनएफिशिएंसी को संरक्षण दिया है, नए प्रयोग करने से रोका है, जबकि आत्मनिर्भर भारत अभियान हर क्षेत्र में एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है। ऐसे सेक्टर्स जिसमें भारत के पास लॉन्ग टर्म कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, उनमें सनराइज और टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्रीज को नई ऊर्जा देने पर ज्यादा बल दिया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारी ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज भी भविष्य में और अधिक स्ट्रांग और इंडिपेंडेंट बने। इसलिए आपने देखा होगा एक और अहम कदम उठाया गया है। देश में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम शुरू की गई है। ये स्कीम उन उद्योगों के लिए है जिनमें भारत ग्लोबल चैंपियन बनने की क्षमता रखता है। जो परफॉर्म करेगा, जो एफिशिएंसी से काम करेगा, जो अपने सेक्टर में देश को आत्मनिर्भर बनाएगा, वो इंसेंटिव का भी हकदार होगा। साथियों, जीवन हो या गवर्नेंस, हम एक पैराडॉक्स अक्सर देखते हैं। जो कॉन्फिडेंट होता है वो दूसरों को जगह देने में हिचकिचाता नहीं है, लेकिन जो दुर्बल मन का होता है, इनसिक्योर होता है, वो अपने आसपास के लोगों को भी अवसर देने से डरता है। अक्सर सरकारों को लेकर भी ऐसा ही होता है। जनता जनार्दन के भारी समर्थन और विश्वास से मिली सरकार का अपना ही कॉन्फिडेंस होता है और उतना ही डेडिकेशन भी होता है। और तभी तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए जी जान से सरकार जुटी रहती है। सरकार जितनी निर्णायक होती है, वो दूसरों के लिए अड़चनों को उतना ही कम करती है। एक निर्णायक सरकार की हमेशा कोशिश होती है कि वो समाज के लिए, राष्ट्र के लिए ज्यादा से ज्यादा कंट्रीब्यूट करे। एक निर्णायक और आत्मविश्वास से भरी सरकार ये भी नहीं चाहती कि सारा कंट्रोल अपने पास रखे, दूसरों को कुछ करने ही न दे। पहले के दौर में सरकारों की इस सोच के आप सभी साक्षी भी हैं और देश उसका शिकार भी रहा है। सोच क्या थी? सब कुछ सरकार करेगी। गड़ी बनानी हो तो सरकार बनाती थी, स्कूटर बनाना हो सरकार बनाती थी, टीवी बनाना ना हो तो सरकार बना रही थी, यहां तक कि ब्रेड और केक भी सरकार ही बनाती थी। हमने देखा है इस अप्रोच ने कितनी दुर्दशा की है। इससे अलग एक दूरदर्शी और निर्णायक सरकार हर स्टेक होल्डर को प्रोत्साहित करती है ताकि वो अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग कर सके। साथियों, पिछले 6 वर्षों में भारत ने भी ऐसी ही सरकार देखी है जो सिर्फ और सिर्फ 130 करोड़ देशवासियों के सपनों को समर्पित है, जो हर स्तर पर देशवासियों को आगे लेने के लिए काम कर रही है। भारत में आज हर क्षेत्र में हर स्टेक होल्डर की भागीदारी बढ़ाने के लिए काम हो रहा है। इसी सोच के साथ मैन्युफैक्चरिंग से एमएसएमई तक, एग्रीकल्चर से लेकर
इंफ्रास्ट्रक्चर तक, टेक इंडस्ट्री से टैक्सेशन तक, रियल एस्टेट से रेगुलेटरी ईजिंग तक चौतरफा रिफॉर्म किए गए हैं। आज भारत में कॉरपोरेट टैक्स दुनिया में सबसे कॉम्पिटिटिव है। आज भारत दुनिया के उन कुछ देशों में शामिल है जहां फेसलेस असेसमेंट और फेसलेस अपील की सुविधा है। इंस्पेक्टर राज और टैक्स टेररिज्म के दौर के पीछे छोड़कर भारत अपने देश के उद्यमियों के सामर्थ्य पर भरोसा करते हुए आगे बढ़ रहा है। माइनिंग हो, डिफेंस हो, स्पेस हो, ज्यादातर सेक्टर को इन्वेस्टमेंट के लिए, भारतीय टैलेंट के लिए, कंपटीशन के लिए आज अवसरों की, एक प्रकार से अनगिनत अवसरों की एक परंपरा खड़ी कर दी है। देश में लॉजिस्टिक को कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी में जब एक सेक्टर ग्रो करता है तो उसका सीधा प्रभाव दूसरे सेक्टरों पर भी होता है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एक इंडस्ट्री से दूसरे के बीच में बेवजह की दीवारें खड़ी कर दी जाए तो क्या होगा? तब कोई इंडस्ट्री उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पाएगी जितनी की उसमें ताकत है, जिसका तो करना चाहिए। एक इंडस्ट्री किसी तरह ग्रो भी करेगी तो उसका प्रभाव दूसरे सेक्टर पर भी कभी नहीं पड़ेगा। अलग अलग सेक्टर्स में इस दीवार ने देश की अर्थव्यवस्था का बहुत नुकसान किया है, सामान्य मानवीय का नुकसान किया है। अब देश में जो रिफॉर्म हो रहे हैं वो इन दीवारों को हटाने का काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स हुए हैं वो इसी की एक कड़ी है। एग्रीकल्चर सेक्टर और उससे जुड़े अन्य क्षेत्रों, चाहे वो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, स्टोरेज हो, कोल्ड चेन हो, इनके बीच पहले हमने ही ऐसी दीवारें देखी हैं। अब ये सभी दीवारें हटाई जा रही हैं, सभी अड़चनें हटाई जा रही हैं। इन दीवारों के हटने के बाद, इन रिफॉर्म्स के बाद किसानों को नए बाजार मिलेंगे, नए विकल्प मिलेंगे, उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्यादा लाभ मिलेगा। देश का कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर आधुनिक होगा। इन सब से कृषि क्षेत्र में ज्यादा निवेश होगा और इन सब का सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होने वाला है तो मेरे देश के किसान को होने वाला है, जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़ों पर जिंदगी पालता है, उस किसान का भला होने वाला है। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को अलग अलग सेक्टर्स में दीवारें नहीं, ज्यादा से ज्यादा ब्रिजेज चाहिए ताकि वो एक दूसरे का सपोर्ट कर सके। साथियों, बीते वर्षों में इन दीवारों को तोड़ने के लिए कैसे एक प्लान और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ रिफॉर्म किए गए हैं, इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। देश के करोड़ों लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन अब हम बैंकिंग इंक्लूजन के से मोस्ट इंक्लूसिव देशों में शामिल हो गए हैं। आप भी इस बात के गवाह रहे हैं कि तमाम अवरोधों को दूर करते हुए भारत में किस तरह आधार को संवैधानिक संरक्षण दिया गया।
हमने अनबैंक को बैंकों से जोड़ा, सस्ता मोबाइल डेटा, सस्ते फोन उपलब्ध कराकर गरीब से गरीब को कनेक्ट किया। तब जाकर जनधन खाते, आधार और मोबाइल JAM की ट्रिनिटी देश को प्राप्त हुई। साथियों, आज दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सिस्टम देश में काम कर रहा है। DBT देश में काम कर रहा है। अभी आपने भी एक इंटरनेशनल जर्नल की वो रिपोर्ट पढ़ी होगी जिसमें भारत में बनाई गई इस व्यवस्था की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। कोरोना के समय में जब अनेक देशों को अपने नागरिकों तक सीधे पैसे भेजने में दिक्कत आ रही थी, वो चेक और डाक विभाग पर निर्भर थे। भारत सिर्फ एक क्लिक कर से हजारों करोड़ रुपए कोटि कोटि नागरिकों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर रहा था, पल भर में। वो भी तब जब बैंक बंद थे, देश में लॉकडाउन था। अंतर्राष्ट्रीय जगत के बड़े बड़े जानकार अब ये कह रहे हैं कि भारत के इस मॉडल से दूसरे देशों को भी सीखना चाहिए। ये पढ़कर, ये सुनकर किसे गर्व नहीं होगा। साथियों, एक समय था जब कुछ लोग ये सवाल उठाते थे कि अशिक्षा और गरीबी भरे माहौल में भारत कैसे टेक्नोलॉजी को अपने सामान्य नागरिकों तक पहुंच पाएगा। लेकिन भारत ने ये करके दिखाया है और बहुत सफलता के साथ करके दिखाया है, दिखाता रहेगा। आज अकेले UPI प्लेटफॉर्म पर ही हर महीने करीब करीब 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हो रहा है। 4 लाख करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन, और हर महीने नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। आज गांव देहात में भी छोटे छोटे रेहड़ी ठेलों पर भी आज डिजिटल पेमेंट संभव हो रहा है। भारत के उद्योग जगत को देश की इस ताकत को समझते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हम जैसा गांव और छोटे शहरों का माहौल टीवी या फिल्मों में देखते हुए बड़े हुए हैं, उससे इनके बारे में एक अलग धारणा बनना स्वाभाविक है। शहरों और गांवों के बीच फिजिकल दूरी कभी उतनी नहीं रही जितनी दूरी पर्सपेक्टिव को लेकर रही है। कुछ लोगों के लिए गांव का मतलब ऐसी जगह रहा है जहां आना जाना मुश्किल हो, जहां बहुत कम सुविधाएं हो, बहुत कम विकास हुआ हो, पिछड़ापन ही पिछड़ापन पड़ा हुआ है। लेकिन अगर आप आज रूरल या सेमी रूरल इलाकों में जाएंगे तो आपको एकदम अलग दृश्य मिलेगा। एक नई आशा, नया विश्वास आपको नजर आएगा। आज का ग्रामीण भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। क्या आप जानते हैं कि रूरल इंडिया में एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की संख्या शहरों से ज्यादा हो चुकी है? क्या आप जानते हैं कि भारत के आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स हमारे टियर 2, टियर 3 शहरों में हैं? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से देश की लगभग 98% बस्तियां सड़कों से जुड़ चुकी है। कहने का मतलब ये
कि गांव के लोग अब बाजार, स्कूल, अस्पताल और दूसरी सुविधाओं से तेजी से जुड़ रहे हैं। गांव में रहने वालों की आकांक्षा बढ़ रही है। वो सोशियो इकोनॉमिक मोबिलिटी चाहते हैं। सरकार अपनी तरफ से इन्हीं आकांक्षाओं की पूर्ति करने में जुटी है। अब जैसे हाल में लॉन्च की गई पीएम वाणी योजना, उस पीएम वाणी योजना को ले लीजिए। इस योजना के तहत देश भर में सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट का नेटवर्क तैयार किया जाएगा। इससे गांव-गांव में कनेक्टिविटी का व्यापक विस्तार होगा। मेरा तमाम उद्यमियों से आग्रह रहेगा कि इस अवसर का उपयोग करते हुए रूरल और सेमी रूरल क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी के प्रयासों में भागीदार बने। ये निश्चित है कि 21वीं सदी के भारत की ग्रोथ को गांव और छोटे शहर ही सपोर्ट करने वाले हैं। इसलिए आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स को गांव और छोटे शहरों में इन्वेस्टमेंट का मौका बिल्कुल नहीं गंवाना चाहिए। आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट हमारे गांवों में रहने वाले भाई बहनों के लिए, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। साथियों, देश के एग्रीकल्चर सेक्टर की और उस सेक्टर को मजबूत करने के लिए बीते वर्षों में भारत में तेजी से काम किए गए हैं। आज भारत का एग्रीकल्चर सेक्टर पहले से कहीं अधिक वाइब्रेंट हुआ है। आज भारत के किसानों के पास अपनी फसल मंडियों के साथ ही बाहर भी बेचने का विकल्प है। आज भारत में मंडियों का आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। किसानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फसल खरीदने बेचने का भी विकल्प दिया है। इन सारे प्रयासों का लक्ष्य यही है कि किसानों की आय बढ़े, देश का किसान समृद्ध हो। जब देश का किसान समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा। आपको मैं एक और उदाहरण देता हूं कि कृषि क्षेत्र को पहले कैसे हैंडल किया जा रहा था। साथियों, हमारे देश में पहले इथेनॉल तक को प्राथमिकता देकर इंपोर्ट किया जाता था, जबकि खेतों में गन्ना किसान परेशान रहता था कि उसका गन्ना बिक नहीं रहा या उसके गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए का बकाया भी समय पर मिलता नहीं था। हमने इस स्थिति को बदला। हमने देश में ही इथेनॉल के उत्पादन को बढ़ावा दिया। पहले चीनी बनती थी, गुड़ बनता था। कभी चीनी के दाम गिर जाते थे तो किसान को पैसे नहीं मिलते थे, कभी चीनी के दाम बढ़ जाते थे तो कंज्यूमर को तकलीफ होती थी। यानी कोई व्यवस्था ऐसी चल ही नहीं सकती। और दूसरी तरफ हम हमारे कार स्कूटर चलाने के लिए विदेशों से पेट्रोल लाते थे। अब ये काम इथेनॉल भी कर सकता था। अब देश में पेट्रोल में 10% तक इथेनॉल की ब्लेंडिंग करने की तरफ बढ़ रहा है। सोचिए, इससे कितना बड़ा बदलाव आने वाला है। इससे गन्ना किसानों की आमदनी तो बढ़ेगी ही, रोजगार के भी नए अवसर मिलेंगे। साथियों, आज जब मैं उद्योग जगत के वरिष्ठ लोगों के बीच हूं तो इस बात को भी खुलकर कहूंगा कि जितना हमारे देश में एग्रीकल्चर पर प्राइवेट सेक्टर द्वारा निवेश किया जाना चाहिए था, दुर्भाग्य से उतना नहीं हुआ। इस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर द्वारा उतना एक्सप्लोर ही नहीं किया गया।
हमारे यहाँ कोल्ड स्टोरेज की समस्याएं रही है। बिना प्राइवेट सेक्टर के सपोर्ट के सप्लाई चेन बहुत सीमित दायरे में काम करती रही है। फर्टिलाइजर की किल्लत होते आपने भी देखा है। इसका कितना इंपोर्ट भारत करता है आप भी जानते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की ऐसी कितनी चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है, लेकिन इसमें आपके इंटरेस्ट और आपके इन्वेस्टमेंट दोनों की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि एग्रीकल्चर से जुड़ी कई कंपनियां अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही काफी नहीं है। फसलें उगाने वाले किसानों को, फल सब्जियां उगाने वाले किसानों को जितना आधुनिक टेक्नोलॉजी का, आधुनिक व्यापार और उद्योग के तौर तरीके का जितना सपोर्ट मिलेगा, उनकी जरूरतों को देखते हुए जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उतना ही हमारे देश के किसानों का, फसलों का नुकसान कम होगा, उतनी ही उनकी आय बढ़ेगी। आज ग्रामीण क्षेत्र में एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ा स्कोप है। पहले की नीतियां जो भी रही हो, लेकिन आज की पॉलिसीज ग्रामीण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था विकसित करने के लिए बहुत अनुकूल है। नीति से और नियत से सरकार पूरी तरह किसानों का हित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथियों, एग्रीकल्चर के साथ ही सर्विस सेक्टर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सोशल सेक्टर हो, इसमें हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कैसे करें, इस पर हमें पूरी एनर्जी लगानी है। फीकी जैसे संगठनों को इसमें ब्रिज भी बनना है और इंस्पिरेशन भी बनना है। एमएसएमईज को सरकार ने ताकत दी है, आप इस ताकत को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लोकल वैल्यू और सप्लाई चेन को कैसे सशक्त करें, ग्लोबल सप्लाई चेन में कैसे भारत की भूमिका व्यापक हो, इस स्पष्ट लक्ष्य के साथ हम सबको मिलकर के काम करना है। भारत के पास मार्केट भी है, मैन पावर भी है और मिशन मोड पर काम करने की कैपेबिलिटी भी है। पैंडेमिक के इस दौर में भी हमने देखा है कि आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना भारत का हर कदम कैसे पूरी दुनिया को लाभ देता है। हमारे फार्मा सेक्टर ने मुश्किल समय में भी ग्लोबल सप्लाई चेन को प्रभावित नहीं होने दिया। अब जब भारत वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के मामले में आगे बढ़ रहा है, तो इससे भारत के करोड़ों जीवन को तो लाभ, सुरक्षा कवच मिलेगा ही, दुनिया के अनेक देशों में भी नई उम्मीद जगी है। साथियों, हम लोग एक मंत्र से सब परिचित है और वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है। हमारे यहां कहा गया है, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, यानी मेरा मन उत्तम संकल्पों वाला हो। इसी भाव से हमें आगे बढ़ना है। देश के लक्ष्य, देश के संकल्प, देश की नीतियां स्पष्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो या पॉलिसी रिफॉर्म को लेकर भारत के इरादे पक्के हैं। महामारी के रूप में जो भी स्पिरिट ब्रेकर आया था, अब हम उसे आगे निकल रहे हैं। हम नए विश्वास के साथ हम सभी को पहले से अधिक मेहनत करनी है। विश्वास और आत्मविश्वास भरे इस माहौल के साथ ही हमें अब नए दशक में आगे चलना है। वर्ष 2022 में देश अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष का पर्व मनाएगा। आजादी के आंदोलन से लेकर आज तक फिक्की की भी
देश की विकास यात्रा में बड़ी भूमिका रही है। फिक्की के भी 100 वर्ष बहुत दूर नहीं है। इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आपको राष्ट्र निर्माण की अपनी भूमिका को और विस्तार देना है और व्यापक बनाना है। आपके प्रयास आत्मनिर्भर भारत के अभियान को और गति देंगे। आपके प्रयास लोकल के लिए वोकल के मंत्र को पूरी दुनिया तक पहुंचाएंगे। आखिर में मैं डॉक्टर संगीता रेड्डी जी को प्रेसिडेंट के रूप में एक बेहतरीन कार्यकाल के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही भाई उदय शंकर जी को भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके बीच आने का मौका मिला, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। Honorable Prime Minister Ji, thank you so much for your